स्कैरी पम्पकिन ऑडियो में आपका स्वागत है। दोनों बातें करके सो जाते हैं। वही रात के करीब 3 बज चुके होते हैं। होटल का मैनेजर हॉल में घूम रहा होता है। पूरे हॉल में सन्नाटा होता है कि तभी मैनेजर को किसी की आवाज आती है। मैनेजर विंडो के पास जाता है तो वहां कोई नहीं होता। मैनेजर विंडो बंद करके जैसे पीछे मुड़ता है, उसके सामने बड़े बड़े 2 नोकीले दांतों वाला काले चोले में कोई खड़ा होता है। यह देख मैनेजर जोर से चिल्लाता है और डरते हुए जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आ जाते हैं। क्या हुआ राकेश, तुम ठीक तो हो? तुम चीखे क्यों? सर वो दांत। तभी मैनेजर की बात को काटते हुए कबीर कहता है, अरे डैड, कोई जानवर देखकर डर गया होगा, चलो चलकर सोते हैं। राकेश तुम भी जाकर सो जाओ, कल मैं तुमसे बात करता हूँ। सभी के जाते ही राकेश अपने रूम की तरफ जाता है। तभी उसके ऊपर खून की बूंदें टपकी। जैसे वो ऊपर देखता है, वहां वही काले चोले वाला इंसान छत से चिपका हुआ होता है। और जैसे ही राकेश भागने की कोशिश करता है, वो राकेश पर हमला कर देता है। उसके बाद वो राकेश के शरीर को जंगल में ले जाता है। अगले दिन समय राकेश को आवाज देता है, ये राकेश कहाँ गया? कोई ढूंढो उसको, 6 दिन बचे हैं अब पार्टी में। डैड, वो डर कर भाग गया होगा। वैसे मैंने न्यू मैनेजर रख लिया है, मेरे दोस्त का भाई है रोहन। रोहन अपनी कार से उतरकर होटल में जा रहा होता है कि तभी सौम्या बहुत सारी बुक्स लेकर अपने रूम की तरफ जा रही होती है और रोहन से टकराकर सारी बुक्स नीचे गिर जाती है। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। इट्स माई मिस्टेक, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ बुक्स आपके रूम में पहुँचाने में। ओके। दोनों बातें करते हुए सौम्या के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी रोहन कहता है, होटल बहुत सुंदर है ना? हाँ, बहुत ही। पता है, इस होटल के मालिक की बेटी इससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। अच्छा, ओह, तो क्या तुम उसे जानते हो? अरे कहाँ, अगर जानता होता तो वो मेरे सिवा किसी को नहीं जानती। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस। अजय ऐसी कोई लड़की ही नहीं जो मेरे चार्म से बच जाए। मैं हूँ हसीनों के दिल का राजा। बस रुक जाओ, मेरा रूम आ गया। बाय। सौम्या के जाते ही सामने से कबीर आ जाता है। और रोहन कैसा है? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अच्छा हुआ तू मेरी बहन से मिल लिया। कोई काम ना समझ आए तो उससे पूछ लियो। हाँ, वो तेरी हेल्प कर देगी पार्टी मैनेज करने में। बहन सौम्या? ओह शिट। क्या हुआ, तू परेशान क्यों है? कुछ नहीं यार, चल होटल दिखा मुझे। वही दूसरी जगह तांत्रिक हवन कर रहा था। हो गया शुरू खूनी खेल, सबके सब मरोगे, वो आएगा, जल्दी ही वापस आएगा। अगले दिन सौम्या पार्टी हॉल में तैयारियां कर रही थी कि तभी वहां रोहन आ जाता है और कल के लिए वो माफी मांगता है, जिस पर सौम्या कुछ खास भाव नहीं देती रोहन को। वही रोहन उसको मनाने में लगा रहता है। देखते देखते अब रात हो चुकी थी, सब सो रहे थे कि तभी होटल का एक स्टाफ होटल के बाहर घूम रहा होता है। तभी उसको अपने पीछे से कोई आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वो आदमी पास में रखे एक सोफे पर बैठ जाता है। वो ठंडी हवा के मजे ले ही रहा था कि किसी का नुकीले नाखून वाला हाथ नीचे आता है और उसके पैरों को खींचने लगता है। वो किसी तरह खुद को छुड़वाता है और झुककर सोफे के नीचे देखता है तो वहां कोई नहीं होता। एक लंबी सी सांस भरते हुए पीछे पलटता है। उसके ठीक सामने ब्लैक ड्रेस में नुकीले नाखून जिसमें खून लगा था और नुकीले दांत जिसमें खून टपक रहा था, ठीक उसके सामने थे। वो चीखता। इससे पहले ही वो काले कपड़े वाला उसको अपने साथ उड़ाकर जंगल में ले जाता है और उसको मारकर खून पी रहा होता है। तभी तांत्रिक की आवाज आती है, आ जाओ मेरे पास। ये आवाज सुनकर वो खूनी खुद को रोक ना सका और तांत्रिक के पास खींचा चला गया और जाते ही तांत्रिक पर हमला कर दिया। लेकिन तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उसको दूर उठाकर पटक दिया
और कहा, रुक जाओ, अभी तुम्हारी शक्तियां कम है, इनको बढ़ा लो, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तांत्रिक की बात सुनकर वो खूनी शांत हो जाता है और कहता है, क्या जानते हो तुम मेरे बारे में और मेरी शक्तियों के बारे में? वो जो तुम भी नहीं जानते। तुम किसी इंसान की औलाद नहीं हो, तुम एक पिशाच की औलाद हो, तुम एक ब्रह्म पिशाच हो, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है तुम में। क्या? लेकिन मेरा तो परिवार है। नहीं, उन्होंने तुम्हें गोद लिया है। इस राज्य के राजा ने तुम्हारे पिता को मार दिया था क्योंकि वो रानी से प्यार करते थे और तुम उनके बच्चे थे, इसलिए रानी और तुम्हें दोनों को दफन कर दिया था। लेकिन तुम्हारे पिता एक पिशाच थे, इसलिए तुम जिंदा बच गए और तुम्हारे पिता को मारकर उन्होंने उनकी आत्मा को महल में कैद कर रखा है। मेरे पिता पिशाच? इतना बड़ा झूठ बोले मुझे। अब कोई जिंदा नहीं बचेगा, मैं सबको नहीं, ऐसी कोई गलती मत करना। पहले अपने पिता की आत्मा का पता करो, उनको आजाद करो, फिर दोनों की ताकत से तुम पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर सकते हो। वो खूनी वहां से चला जाता है। यहाँ होटल में रोहन कुछ रूम को देख रहा होता है। इतने में पीछे से कबीर रोहन को आवाज देकर बुलाता है तो रोहन डर जाता है। इतनी रात तू यहाँ क्या कर रहा है? चल मेरे साथ। रोहन जैसे कुछ छुपा रहा हो, वो माथे का पसीना पोंछते हुए कबीर के साथ जाने लगता है। तभी कबीर अपना जूते का फीता ठीक करने नीचे बैठता है। तभी हॉल की दूसरी साइड से सौम्या और कबीर एक साथ हॉल की तरफ आ रहे होते हैं। दोनों को साथ देखकर रोहन डर से कांपने लगता है और अगलाते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मेरे साथ थे ना? नहीं तो मैं और सौम्या दोनों बाहर थे, अभी अंदर आए हैं। रोहन को कुछ समझ में नहीं आता है कि कबीर अगर सौम्या के साथ था तो वो कौन था जो उसके साथ था। उस रात भी वो खूनी एक इंसान का शिकार कर लेता है। वही अगले दिन रोहन सौम्या के पीछे लगा रहता है। सौम्या को अब रोहन पसंद आने लगा था। दोनों अक्सर रात को मिला करते थे। सौम्या, मुझे नहीं पता था तुम जैसी लड़की मुझसे प्यार करेगी। ऐसा क्यों? तुम बहुत सिंपल सी, क्यूट सी, तुम्हारी यही सादगी मुझे पसंद है। आई लव यू सौम्या। आई लव यू टू। काफी रात होने पर दोनों अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन रोहन को कुछ आवाज आती है और रोहन कमरे से बाहर निकल कर देखता है कि कोई काले कपड़े में एक रूम के बाहर गया है। रोहन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन रोहन के रूम में जाने पर वहां उसे कोई नहीं दिखाई दिया। जैसे वो रूम से बाहर निकलने लगा तो कोई तेजी से उसके पीछे भागने लगा। रोहन तुरंत पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ तो अजीब है यहाँ, पता करना पड़ेगा। ऐसा कहकर रोहन वहां से चला जाता है और उसके जाते ही वह खूनी उस रूम की एक दीवार जो कि खोखली होती है उसको एक हाथ मारकर तोड़ देता है और एक बॉक्स निकालकर तांत्रिक के पास ले जाता है, जहां वो तांत्रिक उस बॉक्स से पिशाच की आत्मा को आजाद करता है। जिसके बाद वहां तेज हवा चलने लगती है और उस हवा में उस खूनी के सर से काला कपड़ा उड़ जाता है। वो खूनी कोई और नहीं, सौम्या ही होती है। पिताजी, आप आजाद हो गए हैं। अब बस आपको आपका शरीर हासिल करना है, फिर आपका ही राज होगा पूरी दुनिया में। हाँ मेरी बेटी, तुम एक ब्रह्म पिशाच हो और तुमने ये साबित कर दिया। कल अमावस्या है, कल मैं जैसे ही 3 लोगों की बलि दूंगा मुझे मेरी सारी शक्तियां मिल जाएगी। अगले दिन पार्टी चल रही होती है। सभी लोग पार्टी में बिजी होते हैं। सौम्या रोहन को उसके ब्रह्म पिशाच होने का बात बता देती है। क्या मजाक कर रही हो सौम्या? हाँ, तुम और ब्रह्म पिशाच, तो अब तुम मेरा खून पियोगी? रोहन के मजाक उड़ाने पर सौम्या रोहन को अपना ब्रह्म पिशाच वाला रूप दिखा देती है। रोहन डर जाता है, लेकिन सौम्या से प्यार करने की वजह से वह उसके पास आ जाता है और सौम्या अपने पिता के इरादे के बारे में भी बता देती है। सौम्या, तुम मेरे साथ चलो, हम इन सब से दूर चले जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है। मेरे पिता आज बलि देंगे, उसके बाद पूरी दुनिया में उन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा।
और वो मुझे कहीं से भी ढूंढ लेंगे। इतने में दोनों को लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों जाकर देखते हैं तो वहां सभी लोग मरे हुए होते हैं और एक अधमरा सा आदमी बताता है कि वो पिशाच आया और सबको मारकर समयसर और उनकी बेटी और बीवी को ले गया। सौम्या को समझने देर नहीं लगती कि उसके पिता उसके ही सौतेले परिवार की बलि देने वाले हैं। सौम्या रोहन को वहीं रोककर अपने परिवार को बचाने के लिए जंगल में जाती है। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरा परिवार है। परिवार तब था जब तुम इंसान थी, अब तुम ब्रह्म पिशाच हो, समझी? पिताजी, लेकिन ये मेरा परिवार है। इन लोगों ने मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार किया है। आप इनको जाने दो। सौम्या की बात सुन पिशाच को गुस्सा आ जाता है और वो सौम्या पर अपनी शक्तियों से हमला करता है। सौम्या दूर जा गिरती है। सौम्या भी अपनी ब्रह्म पिशाच वाले रूप में आ जाती है और अपने पिता से लड़ने लगती है। वहीं समय खुद को आजाद करवा लेता है और अपने परिवार को भी। वहीं सौम्या और पिशाच की टक्कर इतनी हो जाती है कि पिशाच सौम्या को मारने ही वाला था कि रोहन वहां आ जाता है, उसी कील के साथ जो पहले पिशाच को मारने के लिए इस्तेमाल की गई थी। लेकिन पिशाच की शक्तियों के आगे रोहन हार जाता है। पिशाच रोहन को काट लेता है। ये आया था तुझे बचाने, अब तू चाहे भी तो इसको नहीं बचा सकती। सौम्या अब अपने विकराल रूप में आ जाती है और अपने पिता से लड़ती है, जिसमें सौम्या को काफी चोट लग जाती है। वहीं जंगल में एक पंडित समय के पास आ जाते हैं। वो बताते हैं कि रोहन ने ही उनको यहाँ आने को कहा था। रोहन को मरा हुआ देख वो पंडित अपनी जड़ी बूटी से उसको ठीक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पिशाच सौम्या के सीने में वो पवित्र कील घुसा देता है। सौम्या मरने लगती है। मेरे और मेरी शक्तियों के बीच में जो आएगा वो मारा जाएगा। पिशाच हंसी रहा होता है कि सौम्या उस कील को निकालकर पीछे से अपने पिता के सीने में आर पार कर देती है, जिससे उसके पिता की आत्मा मुक्त हो जाती है और सौम्या जमीन पर गिर जाती है। फिर रोहन भागते हुए उसको अपनी गोद में लेटाता है। इतने में समय और उसका परिवार भी आ जाता है। डैड, मैं आपकी बेटी नहीं थी, लेकिन तब भी आपने मुझे इतना प्यार किया। मेरी किस्मत में आपका प्यार नहीं था और ना ही रोहन का प्यार था। सौम्या, ऐसा मत कहो, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। इस ब्रह्म पिशाचनी की कहानी यही खत्म होने दो रोहन, जाने दो मुझे रोहन। ऐसा कहकर सौम्या वहीं पर दम तोड़ देती है।